चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व यूनानियों के लिए सेंड्राकोटस के रूप में जाने जाते हैं। मौर्य राजवंश चौथी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के संस्थापक थे और उन्हें इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अखिल भारतीय साम्राज्य अपने गुरु और बाद के मंत्री चाणक्य और कौटिल्य की सहायता से उन्होंने एक विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना की, जिसके कामकाज, समाज, सैन्य और अर्थव्यवस्था का विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अच्छी तरह से संरक्षित है। दोस्तों, एक बार फिर फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड की वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत कई राज्यों और गणराज्यों में विभाजित था। उनमें से सबसे प्रमुख पूर्वी भारतीय मगध साम्राज्य था, जिसके शासकों ने राजा बिंबिसार 492 ईसा पूर्व से शुरू होकर साम्राज्य निर्माण की खोज शुरू की थी। इस प्रकार मगध की सीमाएं समय के साथ बहुत विस्तारित हो गई थी और इसमें मध्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत का एक अच्छा हिस्सा शामिल था। सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और इसके परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिमी भारत का अधिकांश भाग उथल पुथल और राजनीतिक अराजकता में फेंक दिया गया। उस समय के दौरान मगध शासक नंद वंश के धनानंद 321 ईसा पूर्व थे। रोमन इतिहासकार कर्टियस के अनुसार उनके पास एक विशाल खजाना और 20,000 घुड़सवार सेना, 2 लाख पैदल सेना, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। यूनानियों को एग्रामिस के रूप में जाना जाता है। उनके मगधन के ज्ञान ने भारत के उत्तर पश्चिम में पहले से ही युद्ध थके हुए मैसिडोनियन सैनिकों की निराशा को भी जोड़ा था, जिससे उन्हें अन्य कारणों से भारत में आगे बढ़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। चंद्रगुप्त का अधिकांश जीवन और उत्पत्ति अभी भी रहस्य में डूबी हुई है। उनके बारे में जो कुछ भी जाना जाता है वो वास्तविक ऐतिहासिक स्रोतों के बजाय किंवदंतियों और लोक कथाओं से अधिक आता है। चंद्रगुप्त का एकमात्र निश्चित शिलालेख संदर्भ दूसरी शताब्दी में जूनागढ़ शिलालेख में है। इतिहासकार कान शास्त्री कहते हैं, चंद्रगुप्त की सामाजिक उत्पत्ति विशेष रूप से उनकी जाति पर अभी भी बहस चल रही है। बौद्ध, जैन और प्राचीन साहित्य कृतियाँ सभी अलग अलग संस्करण देती हैं। वर्तमान भारत नेपाल सीमा पर क्षत्रिय मौर्य कबीले के शासक पिपलिवाहन से संबंधित होने के कारण उनका उल्लेख विभिन्न रूप से किया गया है, क्योंकि वे मोर टैमर की एक जनजाति से हैं जो मोरा नाम की एक महिला का बेटा है, और यहाँ तक कि बारीकी से या दूर से नंदों से संबंधित, लेकिन तिरस्कार और दूर भगा दिया क्योंकि धनानंद को उनकी दूर श्रेष्ठ प्रतिभाओं से जलन थी। इतिहासकार इस प्रकार अपने सामाजिक मूल के रूप में विभाजित हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो किसी सामान्य परिवार से थे और वो एक राजकुमार नहीं थे, बल्कि मगध के ताज के लिए किसी भी सीधे शीर्षक के बिना एक सामान्य व्यक्ति थे। कुछ अन्य इतिहासकारों का कहना है कि वो वास्तव में मौर्य या मौर्य कबीले से संबंधित थे, जो ईसा पूर्व चौथी शताब्दी तक कठिन समय में गिर गया था, और इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य चरवाहों और शिकारियों के बीच बड़ा हुआ। रोमन इतिहासकार जस्टिन दूसरी शताब्दी सेंचुरी ने अपने विनम्र मूल के बारे में बताया। बौद्ध ग्रंथों और मध्ययुगीन शिलालेखों में उनका उल्लेख क्षत्रिय के रूप में किया गया है। इस प्रकार ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वो एक क्षत्रिय शासक, योद्धा जाति या संबंधित जाति के थे, क्योंकि ब्राह्मण कौटिल्य जाति के नियमों को ध्यान में रखते हुए शासन के लिए अन्यथा उसका पक्ष नहीं लेते। चंद्रगुप्त महत्वाकांक्षी थे और उसने अधिकार या ताज हासिल करने के तरीकों और साधनों की तलाश की। उनकी परिस्थितियों के कारण ये इच्छा आसानी से पैदा हो सकती थी। वो अपने कबीले में गिरे हुए भाग्य को बहाल करना चाहते थे और खुद को क्षत्रिय शासक के रूप में अपनी सही स्थिति में स्थापित करना चाहते थे। यदि इसके बजाय उनके धनानंद से संबंधित होने के संस्करण को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इस तरह के इरादे में निश्चित रूप से चंद्रगुप्त के दिमाग में जड़ें जमा ली होंगी और वे राजकुमार होने का अपना उचित हिस्सा चाहते थे। एक पूर्णतया साधारण परिवार से होते हुए भी चंद्रगुप्त को ये नहीं लगता था कि उनकी उत्पत्ति का उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से कोई लेना देना है।
किसी भी तरह ऐतिहासिक रूप से ये बहुत संभव है कि एक युवा के रूप में चंद्रगुप्त ने निश्चित रूप से अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के प्रयास में खुद को शामिल किया हो। चंद्रगुप्त जानते थे कि सत्ता की अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक करने के लिए स्थापित राज्यों के साथ युद्ध अपरिहार्य होगा। इस प्रकार उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। किंवदंतियों का कहना है कि वो सिकंदर से मिला और शायद उसने अपनी सेना में सेवा करने की अनुमति प्राप्त की ताकि मैसेडोनिया के युद्ध के तरीके को सीख सकें और इसे अपने स्वयं के सैन्य प्रशिक्षण के अलावा प्राचीन भारतीय युद्ध की रणनीति के खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जस्टिन और ग्रीको रोमन इतिहासकार प्लूटार्क 46-120 सेंचुरी सिकंदर के साथ बैठक का उल्लेख करते हैं। हालांकि ये बैठक एक आपदा थी और चंद्रगुप्त को अपने जीवन के लिए भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ इतिहासकारों का मत है कि मगध साम्राज्य में रहने वाले चंद्रगुप्त के लिए सिकंदर से मिलने के लिए पूरे उत्तर पश्चिम में जाना संभव नहीं था, भले ही ये विचार पहले उनके मन में ही क्यों ना आए हों। इसके बजाय वो धनानंद से मिले और उनकी सेना में सेवा मांगी। उनका मानना है कि जस्टिन ने धनानंद की जगह गलती से सिकंदर का जिक्र किया था। हालांकि इस तरह के दृष्टिकोण को सभी इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं किया है। अपने सत्ता में चंद्रगुप्त के शुरुआती कदम भले ही कुछ भी हों, जो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजनेता दार्शनिक कौटिल्य के साथ उनका संबंध है। वो उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक थे और जिसने न केवल उनके करियर को बल्कि चंद्रगुप्त के अधीन मौर्य साम्राज्य के पाठ्यक्रम को आकार दिया। विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य ने अपनी ओर से भारतीय राजनीति के पुनर्निर्माण और पुनर्रचना में अग्रणी भूमिका निभाने का निर्णय लिया था। हालांकि शुरू में मगध से एक छात्र होने के नाते और बाद में तक्षशिला, वर्तमान पाकिस्तान में तक्षशिला में एक शिक्षक होने के नाते कौटिल्य इस प्रकार मैसिडोनियन आक्रमण के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में पैदा हुए राजनीतिक उथल पुथल का गवाह बन गए। इन्होंने उन्हें एक केंद्रीकृत अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना के संदर्भ में सोचने के लिए प्रेरित किया, जो आक्रमणकारियों को खाड़ी में रख सके और व्यवस्था बहाल कर सके। कई गणराज्यों और राज्यों का अस्तित्व स्पष्ट कारणों से एक दूसरे के साथ युद्ध में विभाजित और 12 मासी ऐसा नहीं कर सका। उन्होंने मगध को प्रश्न में साम्राज्य माना। उसी के लिए उनका प्रस्ताव धनानंद से तिरस्कार और अपमान से मिला, जिसके बाद कौटिल्य ने राजा को हटाने के लिए दृढ़ संकल्प किया। मगध एकमात्र क्षेत्रीय इकाई थी जो अराजकता के बीच व्यवस्था प्रदान कर सकती थी। कौटिल्य जिस तरह के साम्राज्य को चाहते थे, उसके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण इसकी एक बेजोड़ सैन्य स्थिति थी। अपनी विशाल सेना द्वारा संरक्षित इसने एक ऐसी स्थिरता का आनंद लिया जो अन्य राज्य नहीं कर सके। इस प्रकार कौटिल्य ने मगध को अपनी योजनाओं के केंद्र बिंदु के रूप में निर्धारित किया था। चाहे वो नंदों के अधीन हो या किसी और के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार उन्होंने धनानंद को एक बेहतर और अधिक सक्षम उम्मीदवार के साथ बदलने का फैसला किया। चुना गया व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य थे। भूमिका के लिए उन्हें सलाह देते हुए कौटिल्य ने मगध और उसके साथ जाने वाली सभी चीज़ों के अधिग्रहण की तैयारी की। इस प्रकार चंद्रगुप्त की अपनी क्षमता का युद्ध कूटनीति और गुप्त संचालन के संदर्भ में सम्मानित किया गया। चंद्रगुप्त के साथ उनकी पहली मुलाकात कैसे और कब हुई, ये साफ रूप से ज्ञात नहीं है। लोक कथाओं में कहा गया है कि धनानंद के दरबार से लौटने के बाद अपमानित कौटिल्य ने अपना बदला लेने की साजिश करते हुए एक गांव में एक लड़के को देखा जो एक खेल में भी एक महान राजा होने के गुणों का प्रदर्शन कर रहा था। अपनी क्षमता का एहसास करने के लिए कौटिल्य ने उन्हें अपने नायक के रूप में लेने का फैसला किया और आदिवासी या ग्राम प्रधान और लड़के की मामूरा की अनुमति मांगी ताकि उन्हें साथ ले जाया जा सके और उन्हें उनकी भविष्य की भूमिका के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। फिर वे लड़के चंद्रगुप्त को अपने साथ उत्तर पश्चिम भारत में ले आए, जहाँ से कहा जाता है चंद्रगुप्त कौटिल्य से प्रशिक्षण के तहत बड़े हुए और इस तरह भविष्य के सम्राट के रूप में अपनी भूमिका के लिए तैयार हुए।
सभी संभावनाओं में इन कहानियों को तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि जब तक चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर नहीं आए तब तक कौटिल्य और धनानंद दोनों बूढ़े हो चुके थे। ऐतिहासिक रूप से ये सच नहीं था, इसलिए जैसा कि इतिहासकार मानते हैं, युवक चंद्रगुप्त जो पहले से ही अपना भाग्य बनाने की कोशिश कर रहे थे, कौटिल्य से मिले और उनसे संबंध हो गया, जिसे उसने एक अमूल्य सहयोगी के रूप में महसूस किया था। कहानियों का महत्व हालांकि इस तथ्य में निहित है कि वह चंद्रगुप्त की विनम्र उत्पत्ति, उनकी परिस्थितियों की ओर इशारा करते हैं और वो कैसे उनके विकास के लिए उपयुक्त नहीं थे और इस प्रकार उन्हें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बाहर जाना पड़ा। कौटिल्य के साथ उनकी मुलाकात इस प्रकार हुई होगी जब अपमानित विद्वान पाटलिपुत्र से लौट रहे थे और चंद्रगुप्त के सत्ता जीतने के अपने शुरुआती प्रयास असफल रहे थे। ये महसूस करने के बाद कि उनमें बहुत कुछ समान है, दोनों अपने सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। एक भूमिगत खजाने की खोज ने उन्हें भाड़े की सेना की भर्ती करने के लिए प्रेरित किया। अपनी अराजक परिस्थितियों और राजनीतिक और सैन्य विरोध की कमी के कारण उत्तर पश्चिम भारत के मैसिडोनियन आक्रमण क्षेत्र को एक आदर्श आधार के रूप में इस्तेमाल करते हुए चंद्रगुप्त ने अपने लोगों को तैनात किया, ग्रीको मैसिडोनियन सत्ता को चुनौती दी और स्थानीय राज्यों पर जीत हासिल की। उनमें से छोड़ दिया गया था। उसके बाद उन्होंने मध्य भारत पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और अंत में मगधगढ़ की ओर बढ़ गए, यह महसूस करते हुए कि मगध के साथ संघर्ष के लिए आवश्यक रूप से एक शक्तिशाली सेना से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी। कौटिल्य युद्ध साधन राजनीति के लिए गए। अपने प्रमुख सहयोगियों, वफादारों और समर्थकों, विशेष रूप से अपने मुख्यमंत्री राक्षस को दूर करके धनानंद की ताकत को तोड़ने के लिए उन्होंने साजिश और प्रतिसाजिश का सहारा लिया। संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा 4वीं से 8वीं शताब्दी, संभवतः 5वीं शताब्दी के बीच कहीं लिखा गया है, इसका विशद विवरण देता है। अंततः सैन्य और गैर सैन्य दोनों साधनों को नियोजित करके चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र में सिंहासन को सुरक्षित करने में कामयाब रहे। धनानंद शायद भाग गए या मारे गए। शाही तख्त में सुरक्षित चंद्रगुप्त ने अपना ध्यान अपने प्रभुत्व के विस्तार की ओर लगाया। मौर्य सेनाएं भारत के पश्चिमी तट और दक्षिणी भारत, विशेष रूप से वर्तमान कर्नाटक राज्य तक पहुंच गईं। प्लूटार्क का कहना है कि उसने 6 लाख की सेना के साथ पूरे देश पर कब्जा कर लिया। उस समय मौर्य साम्राज्य में बिहार और उड़ीसा और बंगाल के अच्छे हिस्से, लेकिन पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन के वर्तमान राज्य शामिल थे। ब्रिटिश साम्राज्य में भी चरम दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे। चंद्रगुप्त पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस आई निकेटर के साथ संघर्ष में आए। ये विचार ग्रीक शक्ति की कमी और अपने क्षेत्र और ताकत में हासिल करना था। सन 301 ईसा पूर्व में एक संधि पर हस्ताक्षर करके युद्ध खत्म हो गया। चंद्रगुप्त ने अरकोसिया वर्तमान अफगानिस्तान में कंधार, ग्रीडोसिया वर्तमान पाकिस्तान में दक्षिणी बलूचिस्तान और परोप में सादाई अफगानिस्तान और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच के क्षेत्र को प्राप्त किया। यूनानियों को 500 हाथी दिए गए थे। किवंदती का कहना है कि सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना को चंद्रगुप्त को विवाह में सौंप दिया, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य इसका समर्थन नहीं करते हैं। यूनानी राजदूत नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया और परिणाम स्वरूप मेगास्थनीस पाटलिपुत्र के मौर्य दरबार में आया। उन्होंने मौर्य प्रशासन के बारे में लिखा और यद्यपि उनका काम इंडिका अब खो गया, इसके उद्धरण बाद के कई ग्रीक लेखकों के कार्यों में जीवित हैं। मुद्रा राक्ष चंद्रगुप्त को निरूपति करने के लिए संस्कृत शब्द वर्ण का उपयोग करता है, जो क्षत्रियों और ब्राह्मणवादी नियमों से विचलित अन्य लोगों के लिए नियोजित है। चंद्रगुप्त ने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता से विचलन किया। ये उसके बाद के वर्षों में जैन धर्म के लिए दिखाई गए उनके झुकाव से साबित होता है। ऐतिहासिक साक्ष्य और लोकप्रिय मान्यता दोनों में कहा गया है कि चंद्रगुप्त ने अपने बाद के वर्षों में जैन धर्म को स्वीकार किया। कर्नाटक में 5वीं से 15वीं शताब्दी के बीच के शिलालेखों में जैन संत भद्रबाहु के संबंध में एक निश्चित चंद्रगुप्त का उल्लेख है। चंद्रगुप्त शायद त्याग दिया, एक तपस्वी बन गया।
भद्रबाहु के साथ कर्नाटक गए और बाद में सल्लेखन के अनुष्ठान का पालन करके यानी मृत्यु तक उपवास करके मर गए। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने 24 वर्षों तक शासन किया और उनके पुत्र बिंदुसार 273 ईसा पूर्व, अशोक महान 232 ईसा पूर्व के पिता द्वारा सफल हुए। चंद्रगुप्त ने शाही प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली विकसित की। अधिकांश शक्ति उनके हाथों में केंद्रित थी और उन्हें अपने कर्तव्यों में मंत्री परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। साम्राज्य प्रांतों में विभाजित थे और इसमें वायसरॉय के रूप में राजकुमार थे। इसने राजघरानों को उपेक्षित प्रशासनिक अनुभव प्रदान किया, विशेष रूप से वो जो बाद में सम्राट बने। प्रांतों को छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया और शहरी और ग्रामीण प्रशासन दोनों के लिए व्यवस्था की गई। उनके अनेक नगरों और नगरों के अस्तित्व के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। इनमें से सबसे प्रमुख पाटलिपुत्र की राजधानी थी। इसका प्रशासन 6 समितियों द्वारा किया जाता था, जिसमें 5 सदस्य होते थे। उन्हें सौंपे गए कुछ कार्यों में स्वच्छता सुविधाओं का रख रखाव, विदेशियों की देखभाल, जन्म और मृत्यु पंजीकरण, वजन और माप का नियम आदि शामिल थे। इस अवधि में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वजन कई स्थानों पर खोजे गए हैं। केंद्र सरकार ने विभिन्न सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को देखने वाले लगभग 2 दर्जन विभागों को भी बनाए रखा। राज्य के पास एक विशाल सेना थी। सैनिकों मौला को राज्य द्वारा भर्ती, प्रशिक्षित और सुसज्जित किया गया। कई समुदाय और जनजाति अताविका थे जो अपने सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे और इस तरह बेशकीमती थे। भाड़े के सैनिक भृत भी बड़ी संख्या में मौजूद थे, जैसा कि सैनिकों के कॉर्पोरेट गिल्ड थे, और जब भी आवश्यकता होती थी उन्हें भर्ती किया जाता था। सेना 4 भुजाओं से बनी थी: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ और हाथी। 6 बॉर्डरों से बना एक 30 सदस्यीय युद्ध कार्यालय था जो इन विभिन्न हथियारों और नौसेना और परिवहन की भी देखभाल करता था। रोमन लेखक फिलनी 23 ईसा पूर्व के अनुसार चंद्रगुप्त के पास 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार सेना और 9,000 हाथी थे। रथों का अनुमान 8,000 था। वे सभी कमांडरों द्वारा तय किए गए गठन में युद्ध के क्षेत्र में तैनात किए गए थे, जो इलाके की प्रकृति और अपने दुश्मन की सेना की संरचना जैसे कारकों के आधार पर तय किए गए थे। पुरुषों और जानवरों के प्रशिक्षण के लिए बहुत चिंता दिखाई गई थी। राजा और राजकुमार युद्ध और नेतृत्व कलाओं में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। पुरुषों और जानवरों के प्रशिक्षण के लिए बहुत चिंता दिखाई गई थी। राजा और राजकुमार युद्ध और नेतृत्व की कलाओं में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। उनसे साहस प्रदर्शित करने की अपेक्षा की जाती थी और वह अक्सर व्यक्तिगत रूप से अपनी सेनाओं का नेतृत्व करते थे और किलों की रक्षा में भाग लेते थे। चंद्रगुप्त द्वारा बनाई गई नौसेना ज़्यादातर तट रक्षक कार्य करती थी और जलमार्ग पर किए जा रहे साम्राज्य के विशाल व्यापार की रक्षा करती थी। हथियारों में धनुष और तीर, तलवारें, डबल हैंडेड ब्रॉडस्वर्ड्स, अंडाकार, आयताकार या घंटी के आकार की ढाल, भाला, कुल्हाड़ी, पाइक, क्लब और गदा शामिल थे। सैनिक या तो आमतौर पर कमर तक नंगे होते थे या रजाईदार सूती जैकेट पहनते थे। उन्होंने मोटी कुंडलित पगड़ी भी पहनी थी जो अक्सर ठुड्डी के नीचे बंधे दुपट्टे से सुरक्षित होती थी और सुरक्षात्मक कवच के रूप में उनकी कमर और छाती पर बंधे कपड़े के बैंड होते थे। सर्दियों के दौरान ट्यूनिक्स पहने जाते थे। निचला परिधान एक ढीला कपड़ा था जिसे किल्ट के रूप में या दराज की शैली में पहना जाता था। पैरों के बीच खींचे गए परिधान का एक सिरा और कमर में पीछे की तरफ तक किया हुआ। मौर्यों की विशाल सेना को साम्राज्य के विशाल आकार और उसके नियंत्रण में आने वाले संसाधनों का समर्थन प्राप्त था। राज्य वस्तुतः सभी आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करता था और इसलिए एक बड़े राजस्व और वित्तीय संसाधनों की एक बहुतायत को नियंत्रित करने में सक्षम थे। इस प्रकार चंद्रगुप्त अपने पीछे एक विरासत छोड़ गए जो अर्थशास्त्र के पन्नों में बची हुई है। उन्होंने न केवल अपने प्रयासों से सभी बाधाओं को पार करते हुए एक साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि उन्होंने
इसके शासन के लिए ठोस सिद्धांत भी स्थापित किए और स्वयं इसके विकास के लिए अथक प्रयास किया। इन्हीं उपलब्धियों ने उन्हें प्राचीन भारत के अग्रणी शासकों में से एक और लोक कथाओं का निकट पौराणिक व्यक्ति बना दिया। दोस्तों, किसी भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।